Hello students, I am Monica from Abhimanyu Career Point and today I am here with chapter number 5 Cell of your class 9th. So, without wasting a time, let's start with the chapter. So, the name of chapter is the functional unit of life. मैं कह रही हूँ कि सेल वाई सेल इज कॉल्ड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ और कई बुक्स में लिखा होता है द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. वाई इट इज कॉल्ड सच. सेल को अगर हम कंपेयर करें, जैसे हमारा घर होता है, घर में क्या है, किससे बना होता है घर? ब्रिक से, ईंटों से बना होता है. तो ये जो ब्रिक्स हैं दैट आर दी स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ माई हाउस. सिमिलरली हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी है? बहुत सारे ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी है. हमारी बॉडी ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी है. दैट इज वाई हम सेल को क्या कहते हैं? द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. एंड यहाँ पर लिखा है द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. वाई वी कॉल इट फंक्शनल यूनिट? फंक्शनल यूनिट क्योंकि जितने भी फंक्शंस हैं हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं, लाइक चलना है, उसमें कौन हेल्प करेगा? मसल सेल्स हेल्प करेंगे. मेरी स्किन के जो सेल्स हैं दे प्रोटेक्ट मी फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. मेरे अंदर के ऑर्गन्स को बाहर के एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करते हैं. तो जितने भी फंक्शंस हम करते हैं उनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये सेल्स रिस्पॉन्सिबल हैं. तो इसीलिए सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. सो सेल के बारे में थोड़ा और ब्रीफली अगर हम डिस्कस करें, सेल जैसे कि मैटर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं. केमिस्ट्री में हमने क्या पढ़ा है? मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स. वैसे ही हमारी बॉडी छोटे छोटे सेल से मिलकर बनी है. सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. अगर लैटिन में बात करें, सेल एक्चुअल में एक लैटिन वर्ड है, उसमें इसका मतलब होता है स्मॉल हाउसेस, यानी छोटे छोटे घर. क्यों इसको ऐसा नाम दिया गया? बेसिकली सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सेल वर्ड का यूज़ किया था इन 1665. उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशंस ली थी? उन्होंने एक ट्री की बाक ली, कॉक सेल की, और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर जूम करके ऐसे देखा उसको. तो उन्होंने एक हनी कॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिला उन्हें. तो उन्होंने उसमें देखा जैसे ये स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर बना रखा है, यहाँ पर अगर आप देखो छोटे छोटे से ऐसे घर बने हुए हैं. उन्होंने इस छोटे छोटों को, ये जो छोटे छोटे हमें कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं ना, इसको उन्होंने नाम दिया था स्मॉल हाउसेस. इसको उन्होंने नाम दिया स्मॉल हाउसेस. और स्मॉल हाउसेस का मतलब यहाँ पर स्मॉल हाउसेस के लिए उन्होंने वर्ड यूज़ किया सेल. स्मॉल हाउसेस इसलिए भी कहा गया क्योंकि सेल वाज एक्चुअली अ कंप्लीट हाउस. जैसे हाउस में किचन होती है, सेल के अंदर भी किचन है. जैसे हाउस के अंदर एक वेस्ट रूम या फिर आई वुड से डस्टबिन, इसके अंदर भी डस्टबिन होता है. सेल के अंदर जो लॉबी है या जो बाकी के मटेरियल्स बनाने की कोई भी जगह है, वो सब कुछ होता है सेल के अंदर. दैट इज व्हाई सेल इज कॉल्ड एज स्मॉल हाउस. सो सेल के बारे में और पढ़ते हैं. अगर हम अनियन सेल को देखें, अनियन की लिया गया जब उसको जूम करके, तो हमें ऐसा सा स्ट्रक्चर देखने को मिला, लाइक दिस. You can see these are the small houses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. ये सारे स्मॉल स्मॉल हाउसेस हैं. इवन इन हाउसेस को वी कैन नॉट सी विद नेकेड आइज. हम नॉर्मल ऐसे नेकेड आइज से नहीं देख सकते. अंडर हाईली माइक्रोस्कोप्स वगैरह के अंडर ही हम इनको देख सकते हैं. क्लियर? नेक्स्ट इज सेल के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ सेल्स के अकॉर्डिंग स्पीशीज को डिवाइड किया गया. इसके बाद नंबर ऑफ सेल्स के अकॉर्डिंग स्पीशीज को जब डिवाइड किया गया तो दो तरह की स्पीशीज थी. एक थी यूनिसेल्यूलर. यूनिसेल्यूलर मतलब जिनमें एक ही सेल था. मल्टी सेल्यूलर मतलब जिनमें बहुत सारे सेल्स थे. सो यूनिसेल्यूलर स्पीशीज
विच लिव एज सिंगल सेल, जो एक सिंगल सेल थी, कोई सेल नहीं, वो सिर्फ एक सिंगल सेल की तरह ही एग्जिस्ट करते थे। बट मल्टी सेल्यूलर, जैसे कि हम हैं। स्पीशीज इन विच सेल ग्रुप टुगेदर, सेल्स क्या है, ग्रुप टुगेदर होते हैं, बहुत सारे ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, वो ग्रुप टुगेदर होके एक सिंगल बॉडी बनाते हैं। यूनिसेल्यूलर में एक ही सेल सारे काम करता है, सारे के सारे फंक्शंस, खाना खाना, खाने को डाइजेस्ट करना, खाने को जो भी वेस्ट है उसको एक्सक्रीट करना, सारे काम एक ही सेल करता है। लेकिन मल्टी सेल्यूलर में ऐसा नहीं होता है, अलग अलग सेल्स का अलग अलग फंक्शन होता है। यूनिसेल्यूलर के अगर हम एग्जाम्पल लें, वेरी 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 कॉमन एग्जाम्पल अमीबा, देन पैरामीशियम, ये सारे क्या हैं, इसके यूनिसेल्यूलर के एग्जाम्पल्स हैं। अगर मल्टी सेल्यूलर की बात करें, वेरी इजी, एनिमल्स, ह्यूमन, प्लांट, फंजाई, ये सारे क्या हैं, मल्टी सेल्यूलर हैं। एक्चुअल में होता क्या है मल्टी सेल्यूलर में, पहले तो सिर्फ एक सेल ही, जब प्रोजनी जाइगोट बनते तो एक ही सेल होता है, उसके बाद ये डिवीजन होती है, फिर ये आगे और डिवाइड होते हैं, ऐसे ही आगे वाले और डिवाइड होते रहते हैं, एंड एंड में जो एक ह्यूमन बीइंग बनता है, दैट कंटेन ट्रिलियन ऑफ सेल्स। क्लियर? तो ये तो डिवीजन थी अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सेल्स। तो जो ये सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, उनकी अलग अलग शेप होती है और अलग अलग साइज होता है। जो हमारी बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं उनकी अलग अलग शेप होता है और अलग अलग साइज होता है। ऐसा क्यों? एक तरह के सेल क्यों नहीं है? अलग अलग फंक्शन करना है अब उन्हें, अलग अलग काम करने हैं, तो अलग स्पेशलाइज्ड वर्क है उनके, स्पेशलाइज्ड फंक्शन है, तो उनके वो फंक्शंस करने के हिसाब से उसके अकॉर्डिंग ही उनकी शेप होती है, उसके अकॉर्डिंग ही उनका क्या होता है, साइज होता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ नर्व सेल। नर्व सेल का क्या काम होता है? बेसिकली मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, मैसेज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचाना। तो अगर इसकी लेंथ कुछ बड़ी सी होगी, लंबा सा होगा ये, तभी तो ये मैसेज को फटाफट पहुंचा देगा। अगर ये होता कुछ छोटा सा तो मैसेज को जल्दी कैसे पहुंचाता? तो इसीलिए हर एक सेल की शेप, हर एक सेल का साइज अलग होता है, जैसा जैसा उसे फंक्शन करता है उसके अकॉर्डिंग होता है। क्लियर? नेक्स्ट, अगर हम मेन टॉपिक्स पर आए, अब ये तो इंट्रोडक्शन थी सेल की जो हमने अभी तक की, अब हम मेन टॉपिक पे आए, दैट इज पार्ट्स ऑफ सेल। सेल के क्या पार्ट्स हैं? जो इसके अलावा, ये मैंने यहाँ पर 4 लिखे हैं, इसके अलावा बहुत सारे पार्ट्स हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे, पर जो ये मेन पार्ट्स, आई वुड से मेन पार्ट्स ये 4 होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबको एक्सप्लेन करके सबकी डिटेल पढ़ेंगे। फर्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकेंड इज सेल वॉल, थर्ड इज न्यूक्लियस एंड फोर्थ इज साइटोप्लाज्म। इन चारों को अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। व्हाट इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? द आउटर मोस्ट कवरिंग, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सो ये है क्या? दिस इज आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। ये अगर सेल है, ये उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग है, दैट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ सेल, जो सेल के अंदर के कंटेंट है, लाइक दिस, ये सेल के अंदर के कंटेंट है, उसको बाहर के इन्वायरमेंट से सेपरेट करता है ये मेम्ब्रेन, उसको बाहर के इन्वायरमेंट से अलग करता है ये मेम्ब्रेन। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। दिस मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली permeable membrane. What does it mean? It is also called semi-permeable membrane. What is meaning? Selectively मतलब ये सिलेक्ट करता है, permeable मतलब परमिशन देता है। ये एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो
सिलेक्टिवली, मतलब सिलेक्ट करके कुछ पार्टिकल्स को ही परमिशन देगी अपने थ्रू पास होने की। मतलब मान लो ये है वो मेम्ब्रेन, ये अपने में से कुछ पार्टिकल्स को ही सिलेक्ट करके पास होने देगी और कुछ को मना कर देगी। कुछ पार्टिकल्स को ही अपने थ्रू पास होने देगी, दैट इट परमिट्स एंट्री एंड एग्जिट बोथ। ऐसे भी एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ सेल, बाकियों को फॉरबिडन है, बाकियों को मना है। ठीक है। सो इफ यू सी हियर द सेल मेम्ब्रेन, ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग आपको ब्लू कलर की दिख रही है, दैट इज कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन। क्लियर? ये ब्लू कलर की जो हमारी कवरिंग है, क्लियर। उसके आगे अगर डिस्कस करें, इसमें से अब बोला कि क्या होगा, मटेरियल्स का मूवमेंट होगा। ये क्या करती है, सेपरेट करती है इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ दिस सेल। तो इसमें से क्या होता है, कुछ मटेरियल्स का पास आउट या पास इन करते हैं, पर वो मटेरियल कौन सिलेक्ट करती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही सिलेक्ट करती है। सो फॉर एग्जाम्पल ये किनको सिलेक्ट कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को। मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, दीज बोथ आर व्हाट, गैसेस, मूव्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, मूव अक्रॉस, अंदर बाहर करती हैं, बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज डिफ्यूजन। गैसेस के एक्सचेंज को, गैसेस के पासेज को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। याद रखना, अभी सिर्फ गैसेस का पॉइंट चल रहा है, लिक्विड्स पे नहीं आया अभी। गैसेस के पासेज को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। क्लियर? CO2 इज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ सेल। ये क्या है, CO2 इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ सेल। वाई सो? होता क्या है बेसिकली, देखो सेल के अंदर जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम फूड खाते हैं, फूड का ग्लूकोज बन जाता है। फूड का क्या बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है। और वो ग्लूकोज जाता है मेरे सेल्स के अंदर, ग्लूकोज जाता है मेरे सेल्स के अंदर, और सेल्स के अंदर क्या आता है, ग्लूकोज आया और साथ के साथ ऑक्सीजन भी सेल के अंदर आता है। ऑक्सीजन सेल के अंदर एंटर करता है, और जब ऑक्सीजन सेल के अंदर एंटर करता है तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन में रिएक्शन होती है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन में रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, सबसे पहले एनर्जी बनती है बहुत सारी, जिसकी वजह से तो इस एनर्जी को ही तो हम यूज़ करते हैं, हम काम करते हैं जो भी, इस एनर्जी की वजह से करते हैं। साथ में क्या रिलीज़ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। क्या रिलीज़ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है और वाटर रिलीज़ होता है। दैट इज़ वाई ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। अभी सिर्फ गैसेस की बात कर रहे हैं, एनर्जी तो यूज़ होनी है, वाटर की बात अभी हम कर नहीं रहे, अभी हम सिर्फ गैस की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड इज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो इकट्ठा हो रखा है सेल में हाइयर कंसंट्रेशन में। बहुत सारी एनर्जी बनी है, इसलिए बहुत सारा CO2 सेल के अंदर इकट्ठा हो रखा है। सो अगर हम देखें, सेल है, ये सेल है, सेल के अंदर CO2 भरा पड़ा है, बाहर CO2 नहीं है, बाहर CO2 की कंसंट्रेशन बहुत लो है। Thus concentration of CO2 outside the cell is low. So अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा, बाहर कंसंट्रेशन कम, ये फटाफट बाहर को निकल आएगी, ये फटाफट बाहर को निकल आएगी, इसका मूवमेंट इजीली बाहर हो जाएगा। अगर दोबारा से इसको ड्रॉ करें, ये सेल है, बाहर ब्लड है, ब्लड के पास क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। मैंने अभी बोला था ऑक्सीजन सेल के अंदर जाएगा, अंदर ऑक्सीजन नहीं है, अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, अंदर ऑक्सीजन नहीं है, तो ये यहाँ चला जाएगा। हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ये हाइयर कंसंट्रेशन थी कार्बन डाइऑक्साइड की तो बाहर चलेगा, ये हाइयर कंसंट्रेशन थी ऑक्सीजन की तो ये अंदर चला गया। तो मूवमेंट कहाँ होता है, हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। क्लियरली? ये तो थी गैसेस की बात। अब अगर बात करें हम लिक्विड्स की, अब अगर बात करें लिक्विड्स के केस में, सो लिक्विड्स के केस में जब लिक्विड्स का पासेज होता है, मटेरियल लाइक वाटर मूव अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
थ्रू द प्रोसेस ऑस्मोसिस, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। गैसेस के पासेज को डिफ्यूजन कहते हैं, लिक्विड के पासेज को ऑस्मोसिस कहते हैं। इट इन्वॉल्व्स द पासेज ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जैसे वहाँ गैसेस का एक्सचेंज हो रहा था हायर टू लोअर, वैसे ही यहाँ पर वाटर का होता है हायर टू लोअर। लेकिन यहाँ पर एक डिफिकल्टी है, यहाँ पर सेल के अंदर भी वाटर बना है, सेल के अंदर भी तो वाटर प्रोड्यूस हुआ ना अभी, जब हमने पीछे रिएक्शन पढ़ी कि ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो एनर्जी बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और वाटर बनाता है। अब सेल का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वाटर भी है, लेकिन बाहर जो ब्लड है, ब्लड के अंदर भी वाटर है। सो हायर टू लोअर कंसंट्रेशन कैसे मूव करेगा, इट डिपेंड्स कि कहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा है, कहाँ कंसंट्रेशन कम है। अब हमें यहाँ पर ये भी नोटिस करना पड़ेगा कि कहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा है, कहाँ कंसंट्रेशन कम है। मूवमेंट हमेशा ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ होगा ऑफ वाटर, वाटर की ज़्यादा कंसंट्रेशन से वाटर की कम कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगा। जब वाटर सेल के अंदर एंटर करता है लाइक दिस, ऐसे एंटर करे, देन इट इज कॉल्ड एज एंडोऑस्मोसिस, तब इसको क्या कहेंगे, एंडोऑस्मोसिस। लेकिन अगर वाटर बाहर निकल रहा है देन इट इज कॉल्ड एज एक्सोऑस्मोसिस। उस टाइम पे इसको क्या कहेंगे हम, एक्सोऑस्मोसिस कहेंगे। क्लियर। अब कब एंडोऑस्मोसिस होगा, कब एक्सोऑस्मोसिस होगा, क्या कंडीशंस होंगी, अब हम उनको डिस्कस करते हैं। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, सेल लेंगे, सेल को अलग अलग सॉल्यूशंस में डिप करके देखेंगे, सेल को अलग अलग सॉल्यूशंस में डिप करके देखेंगे और चेक करेंगे कब एंडोऑस्मोसिस हो रहा है और कब एक्सोऑस्मोसिस हो रहा है। सबसे पहले जो हमने एक सॉल्यूशन बनाया वो बनाया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हमने एक सॉल्यूशन बनाया है एक ग्लास में, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। व्हाट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन? हाइपोटोनिक दो वर्ड से मिलकर बना है, वन इज हाइपो एंड अदर इज टोनिक। हाइपो का मतलब होता है कम, लेस, एंड टोनिक का मतलब होता है विस्कस। विस्कस मतलब गाढ़ापन। हाइपोटोनिक मतलब जो कम गाढ़ा है, कम गाढ़ा मतलब जिसमें सोल्यूट कम है, कम गाढ़ा मतलब जिसमें सोल्यूट कम है, वाटर ज़्यादा है। हाइपोटोनिक, इफ अराउंड द सेल कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज हाई, वाटर ज़्यादा है, सोल्यूट कम है, सो द सोल्यूशन विल बी हाइपोटोनिक। फॉर एग्जाम्पल, पानी लिया है, पानी में शुगर डिजोल्व की है, सिर्फ 1 चम्मच शुगर डाली है, लेकिन अगर मैं बहुत सारी शुगर डाल के उसको एक हैवी सा शुगर सिरप बना लूँ, हनी जैसा, वो तो हाइपोटोनिक नहीं होगा, वो तो विस्कस हो जाएगा ज़्यादा। तो मुझे पहला वाला लेना है, जब मैंने सिर्फ 1 चम्मच शुगर डाली है, दैट इज़ हाइपोटोनिक सोल्यूशन, जब वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अब देखो, मैंने उसके उस सॉल्यूशन के अंदर जो हाइपोटोनिक सोल्यूशन डाला है उसके अंदर मैंने अपना सेल डाल दिया, जिस भी सेल पे मैं स्टडी कर रही हूँ उसके अंदर मैंने सेल डाल दिया। ठीक है, बाहर वाटर ज़्यादा है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन था, वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, तो वाटर अंदर की तरफ मूव करेगा। क्या होगा, सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी एंड वाटर कंसंट्रेशन विल इंक्रीज इनसाइड द सेल। सेल के अंदर पानी भर जाएगा तो ऑब्वियसली सेल क्या कर जाएगा, स्वेल अप कर जाएगा। सेल क्या कर जाएगा, स्वेल अप कर जाएगा। जैसे कि किशमिश को जब पानी में डिप करके रखते हैं, किशमिश को जब पानी में डिप करके रखते हैं तो क्या होता है, पानी किशमिश के अंदर एंटर कर जाता है। बिल्कुल सेम प्रोसेस होती है, पानी किशमिश के अंदर एंटर कर जाता है थ्रू इट्स परमिएबल मेम्ब्रेन। जब पानी एंटर कर जाता है तो जो किशमिश होती है वो स्वेल अप कर जाती है, सेम प्रोसेस होता है। दिस इज एंडोऑस्मोसिस, दिस इज एंडोऑस्मोसिस। क्लियर। अब हम एक और सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में तो स्टडी कर लिया, अब आइसोटोनिक सोल्यूशन की बात करेंगे। आइसोटोनिक सोल्यूशन मतलब आइसो और टॉनिक।
आइसो का मतलब है सेम और टॉनिक का मतलब है विस्कस, अभी भी डिस्कस किया था। यानी जब सेम विस्कोसिटी हो, यानी जबकि सेम कंसंट्रेशन हो। सेल के अंदर भी कंसंट्रेशन वाटर की इक्वल है, बाहर भी सेम है। सेल अंदर और सेल के बाहर दोनों इक्वल कंसंट्रेशन है। अब क्या होगा, बाहर भी इक्वल है, अंदर भी इक्वल है, सेम कंसंट्रेशन है। दिस इज माई सेल, दिस इज H2O, दिस इज H2O। अब इस केस में क्या होगा, जितना वाटर अंदर मूव करेगा उतना ही बाहर भी जाएगा। एंडोऑस्मोसिस भी होगा, एक्सोऑस्मोसिस भी होगा, और वो दोनों आपस में इक्वल होंगे। वो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो द वाटर विल इक्वली मूव इन एज वेल एज आउट ऑफ द सेल। So the concentration of water will remain same, thus there will be no change in the shape of cell. यहाँ पर एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस दोनों इक्वली होंगे। क्लियर। अब अलग, ये तो दूसरी तरह का सोल्यूशन था। अब थर्ड सोल्यूशन बनाते हैं, दैट इज हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपर मतलब ज़्यादा, हाई, टॉनिक मतलब विस्कस। अब हमने उल्टा बिल्कुल अपोजिट कर दिया हाइपोटोनिक से। अब हमने सोल्यूट ज़्यादा, जैसा शुगर सिरप मैंने बोला था, शहद जैसा, हनी जैसा, वैसा मैंने हाइपोटोनिक सोल्यूशन बनाया है जो हाईली विस्कस है, मतलब वाटर कम है। इसमें H2O की कंसंट्रेशन क्या है, लेस है। अब सेल के अराउंड वाटर की कंसंट्रेशन कम है, सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और मूवमेंट कहाँ होता है, ज़्यादा से कम की तरफ। वाटर निकल के बाहर की तरफ आएगा, एक्सोऑस्मोसिस होगा। क्या होगा, एक्सोऑस्मोसिस होगा। सेल में से क्वांटिटी, सेल में से अमाउंट जो है वाटर का कम होता जा रहा है। इट मीन्स वाटर कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल इज हाई, सो वाटर मूव्स आउटसाइड द सेल एंड कंसंट्रेशन ऑफ वाटर विल डिक्रीज। सो इसका मतलब जो सेल होगा वो क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। सेल क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। इसके लिए अगर एग्जांपल देखना है, ग्रेप्स को सिरप में, शुगर सिरप में डिप करके रख दो, हाईली कंसंट्रेटेड ज़्यादा सारी शुगर डाल के एक अच्छा सा शुगर सिरप बना के उसमें रख दो। आप ऑब्जर्व करोगे कि जो ग्रेप्स हैं वो क्या कर गए हैं, श्रिंक कर गए हैं, क्योंकि उनमें से वाटर निकल के बाहर आ गया है। क्लियर, उनमें से वाटर निकल के बाहर आ जाता है, एक्सोऑस्मोसिस हो जाता है। सो दीज वर द थ्री सॉल्यूशन। हमने देख लिया कब एंडो होगा, कब एक्सो होगा, और कब दोनों होंगे और इक्वली होंगे। क्लियर। सो द लास्ट 3 to 4 points which are important. Summary: different material enters the cell from external environment through the cell membrane. सेल मेम्ब्रेन के थ्रू गैसेस और लिक्विड्स कम अक्रॉस होते हैं, अंदर बाहर जाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, इट कैन चेंज इट्स शेप। इट ऑल्सो इनेबल्स सेल टू इंगल्फ फूड। व्हाट डज दिस मीन, जैसे मैंने अभी यूनिसेल्युलर बताया था, यूनिसेल्युलर में क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग है। जैसे कि एनिमल सेल, सारे एनिमल सेल में आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन ही होती है। ठीक है, तो ये क्या करती है, यहाँ पर ये मान लो अमीबा है, ये ऐसे इसका सूडोपोडिया एक ऐसे माउथ टाइप बन जाएगा ऐसे अपने आप, फिर ये इससे यहाँ से फूड इंगल्फ कर लेगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की शेप ही, फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की शेप कुछ ऐसी हो जाएगी ताकि फूड इसके अंदर चला जाए। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस कहते हैं। ये अमीबा के केस में लास्ट में डिस्कस करेंगे, बट दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंडोसाइटोसिस। नेक्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मतलब कार्बन के मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक मतलब कार्बन के मॉलिक्यूल्स, जैसे कि लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। बेसिकली ये लिपिड्स एंड प्रोटीन्स क्या हैं, कार्बन की लंबी सी ऐसे चेन्स बनी हुई हैं, कार्बन की ऐसे लंबी सी चेन्स बनी हुई हैं, उसी को क्या कहते हैं,
लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कहते हैं, और इसी से क्या बनी है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है। क्लियर? सो और फर्स्ट पार्ट ऑफ सेल दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कवर्ड। नेक्स्ट क्लास में हम सेल वॉल, न्यूक्लियस और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। क्लियर? सो अगर आपको कोई भी डाउट हो इतने पार्ट में, so write in the comment section below and I'll take the doubts in next session. Thank you.